Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear student and viewer, today we are going to start the next topic of class 10th and second year, which is renal failure or kidney failure. Previous लेक्चर में हमने देखा था कि किडनी जो है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करती है। ह्यूमन और बाकी जितने भी एनिमल्स हैं ये उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम का इंतहाई इम्पॉर्टेंट आर्गन है जो कि एक्सक्रीशन का काम करता है, मींस ब्लड को फ़िल्टर करता है और ब्लड में से एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट्स, नाइट्रोजनियस वेस्ट को क्या करता है जी, रिमूव करता है। और इन तमाम के तमाम मेटाबॉलिक वेस्ट के जो हार्मफुल एस्पेक्ट्स हैं उनसे हमारी बॉडी को क्या करता है जी, महफूज रखता है। अब हमने देखा था कि जो किडनी होते हैं उनके जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होते हैं नेफ्रॉन्स होते हैं। हमने डिटेल में प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जो नेफ्रॉन होता है उसके दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, फंक्शनल दो यूनिट होते हैं। एक को हमने पढ़ा था रीनल कॉर्पस्कल्स। रीनल कॉर्पस्कल जो है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस वॉल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि ब्लड को ब्लड प्रेशर के ज़रिए यहाँ से जितने भी नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं और बाकी जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं जी, इधर फ़िल्टर होते हैं और यूँ ब्लड से ये रिमूव होते हैं। फिर रीनल ट्यूब्यूल जो है वो सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट था, नेफ्रॉन का फंक्शनल यूनिट है जो कि क्या काम करता था जी, रीअब्जॉर्प्शन करते हुए, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मींस जितनी मकदार में साल्ट्स और जो वाटर है वो बॉडी को रिक्वायर होता है उतना ही साल्ट जो और वाटर है वो रीअब्जॉर्ब करते हुए हमारे बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का किरदार अदा करता था। तो अब जो है बाज़ दफ़ा हमारे पास ये एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड और इंतहाई जो है एक पेचीदा किस्म का डिसऑर्डर है जिसमें होता क्या है कि किसी भी वजह से कोई केमिकल, फिज़िकल या रेडियो एक्टिव जो हमारे पास काज है, इसकी जो रीज़न है उसकी वजह से हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो प्रोग्रेसिवली का क्या मतलब है, विद पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो नंबर ऑफ नेफ्रॉन होते हैं गुर्दे के अंदर उनकी तादाद जो होती है वो कम होती जाती है और हर एक आने वाले दिन के साथ जो फंक्शनल नेफ्रॉन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस तरह होता क्या है कि जो किडनी होते हैं वो ब्लड को फ़िल्टर करना छोड़ देते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं जी, रीनल फेलियर और किडनी फेलियर। ड्यू टू सर्टेन रीजंस द नेफ्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉयड। प्रोग्रेसिवली का क्या मतलब है कि रीनल फेलियर जो है ये ज़्यादातर जो है ये क्रोनिक डिसऑर्डर है कि अगर हमारे कोई भी रीज़न है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेडिसन्स है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ मेलेटस है, अगर ये ज़्यादा अरसे के लिए सस्टेन करे, ज़्यादा अरसे के लिए अगर उसकी जो कॉजिंग रीज़न्स हैं वो अगर ज़्यादा अरसे के लिए एग्जिस्ट करेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके जो फंक्शनल नेफ्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं जी, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो अपना जो उसका प्रॉपर फंक्शन है मैं आपको बता चुका हूँ कि फ़िल्टर करते हैं ब्लड को, मेटाबॉलिक नाइट्रोजनियस वेस्ट को ये रिमूव करते हैं। तो ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये अपना काम क्या कर देते हैं जी, प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं जी, रीनल फेलियर और किडनी फेलियर। बायोलॉजी के अंदर रीनल का वर्ड जहाँ भी यूज़ होगा ये किडनी के लिए ही यूज़ होता है। अब अगर हम काजेज़ की बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे जो गुर्दे होते हैं या उनके जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनको डैमेज या डिस्ट्रॉय करती हैं और रीनल फेलियर का सबब बनती हैं, तो उनमें अगर हम देखें तो हमारे पास केमिकल बायोलॉजिकल फैक्टर, तो हमारे पास दो ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से नेफ्रॉन डैमेज हो सकते हैं। केमिकल्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसा कि हम डिस्कस करेंगे कि हाइपरग्लाइकोमिया का क्या मतलब है कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है। इंसुलिन जो है या तो इंसुलिन खारिजी नहीं होती पेनक्रियाज से या फंक्शनली इम्पेयर इंसुलिन खारिज होती है या इंसुलिन
कम मिकदार में खारिज होती है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ये ऐसी एक कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होती है वो क्या हो जाती है जी, नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज़ कर जाती है। और इसकी वजह से ये जो ज़्यादा ग्लूकोज वाला ब्लड है जब ये नेफ्रॉन के अंदर जाता है तो ये नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस को, फिल्टरिंग यूनिट को क्या कर देता है जी, डैमेज कर देता है। तो इससे भी हमारे पास क्या हो सकता है जी, रीनल फेलियर हो सकता है। तो ये सारे केमिकल फैक्टर हैं। इसी तरह हाइपरटेंशन है, अगर किसी भी आदमी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से इंक्रीज़ रहता है तो उसकी वजह से भी ज़्यादा प्रेशर की वजह से ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज हैं वो डैमेज हो सकती हैं। तो हाइपरटेंशन इज़ आल्सो ए कॉज ऑफ रीनल फेलियर। हाउ इट कॉज द रीनल फेलियर, ठीक है। आपने प्रेशर फिल्ट्रेशन में मैंने आपको बताया था कि ग्लोमेरुलस जो होती हैं, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं नेफ्रॉन के अंदर, उनका एक नेटवर्क होता है। वहाँ पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि इनका वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। और प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से ही जो हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, वाटर, सॉल्ट या इस तरह के स्मॉलर साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ग्लोमेरुलस के पोर से क्या होते हैं जी, बोमिन कैप्सूल में गैदर होते हैं एज ए ग्लोमुलर फिल्ट्रेट। तो बाज़ दफ़ा अब ये जो प्रेशर है ये ख़ास लिमिट में होता है। बाज़ दफ़ा ये प्रेशर जब नॉर्मल प्रेशर से बढ़ जाता है तो दिस इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं जी, हाइपरटेंशन। व्हेन द ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इज़ इंक्रीज या एलिवेटेड फ्रॉम द अबाउ नॉर्मल वैल्यू, इट इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं जी, हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन की वजह से जो ग्लोमेरुलस हैं वो क्या हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं। और नेफ्रॉन का इंतहाई इम्पॉर्टेंट पार्ट जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वो हमारे पास क्या है जी, ग्लोमेरुलस है। इसके अलावा दूसरे जो आपके पास काज हैं, इसके अलावा दीज आर द मेजर काज ऑफ किडनी फेलियर और रीनल फेलियर। तो एक क्या है जी, डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें होता क्या है, दिस इज़ अ केमिकल फैक्टर विच काज द रीनल फेलियर। के आदमी जो होता है, जो डायबिटिक पेशेंट होता है, उसके जो पेनक्रियाज होते हैं, पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं वो या तो इंसुलिन खारिज नहीं करते। जब इंसुलिन खारिज नहीं होगी तो इंसुलिन एक ऐसा एंडोक्राइन हार्मोन है जो कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर या एडिपोज टिश्यू में क्या करता है, स्टोर करता है। लेकिन अब डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनका इंसुलिन खारिज नहीं होता है, तो खाना खाने के बाद उनकी जो शुगर लेवल होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और ये ज़्यादा हाइपरग्लाइकोमिक ब्लड जब किडनी में फ़्लो करता है तो ये डैमेज कर देता है ग्लोमेरुलस को, नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस को। तो इससे क्या हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है। हाइपरटेंशन का मैंने अभी बताया है। इसके अलावा दूसरे जो काजेज़ हैं उनमें मेडिसन्स हैं। बहुत सारी मेडिसन्स को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, ज़्यादा अरसे के लिए यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, आपके जो नेफ्रॉन होंगे वो डैमेज हो जाएंगे। एस्प्रिन है, आइबुप्रोफेन है, इस तरह के कोकेन है। तो ये मेडिसन्स अगर आप ज़्यादा अरसे के लिए यूज़ करोगे तो उससे भी हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो प्रोग्रेसिवली आहिस्ता आहिस्ता करके क्या हो सकते हैं जी, डैमेज हो सकते हैं और वो अपना प्रॉपर फंक्शन को लॉस कर सकते हैं। और जब नेफ्रॉन का प्रॉपर फंक्शन लॉस्ट हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं जी, रीनल फेलियर। किसी भी वजह से जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, और वो अपना मखसूस काम फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को जब नहीं कर सकते तो उस कंडीशन को रीनल फेलियर कहते हैं। अब इसमें होता क्या है रीनल फेलियर में, कि जो नेफ्रॉन होते हैं वो, ठीक है, नेफ्रॉन बिकम अनएबल टू फिल्टर द ब्लड। ठीक है, व्हाट वुड हैपन टू ए पर्सन और टू ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द रीनल फेलियर। तो जो नॉर्मल आदमी होता है उसके जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो ब्लड को फिल्टर करते हैं, उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करते हैं जी, रिमूव करते हैं। अब जो रीनल फेलियर के पेशेंट होते हैं उनके जो नेफ्रॉन होते हैं गुर्दे के, वो क्या करते हैं जी,
ब्लड को फिल्टर करने के काबिल नहीं रहते, वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर सकते। अब इससे होता क्या है कि ब्लड के अंदर यूरिया और बाकी दूसरे नाइट्रोजनस गैस की जो लेवल होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और हाई ब्लड यूरिया लेवल से एक एंड स्टेज किडनी फेलियर बीमारी होती है जिसको हम यूरेमिया कहते हैं। यूरेमिया को एंड स्टेज रीनल फेलियर भी कहा जाता है। एंड स्टेज रीनल फेलियर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये आखिरी स्टेज होती है और उसके बाद पेशेंट को ज़िंदा रखने के लिए या तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है एक ख़ास अरसे तक, और उसके बाद जो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है वो हमारे पास क्या होता है जी, किडनी ट्रांसप्लांट होता है। अच्छा, तो इसमें रीनल फेलियर में होता क्या है कि नेफ्रॉन जब प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते तो ब्लड फिल्टर नहीं होता, ब्लड में से एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं रिमूव होते, तो उससे होता क्या है कि ब्लड के अंदर यूरिया और बाकी तमाम के तमाम नाइट्रोजनस वेस्ट की जो लेवल होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो रीनल फेलियर की अलामात क्या हैं कि ब्लड, सबसे पहले जो है ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है जी, इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर हमेशा क्या होता है जी, क्या होता है, नॉर्मल से अबाव रहता है। और दूसरा क्या है जी, अनीमिया। अनीमिया का क्या मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है नेफ्रॉन का, तो नेफ्रॉन के ख़ास तौर पे फिल्ट्रेशन यूनिट जो है ना वो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस के डैमेज हो जाने की वजह से बड़ी मिकदार में आरबीसी जो होते हैं या जो ब्लड होता है वो क्या हो जाता है जी, यूरिन के ज़रिए लॉस्ट हो जाता है, बॉडी से निकल जाता है, और इसकी वजह से बॉडी के अंदर आरबीसी की तादाद में क्या हो जाती है जी, कमी आ जाती है। और आपने पढ़ा था कि रिडक्शन इन द नंबर या टोटल काउंट ऑफ आरबीसी इज़ कॉल्ड एनीमिया। तो सीवियर टाइप का एनीमिया होता है, और ऐसे जो रीनल फेलियर या किडनी फेलियर के जो पेशेंट होते हैं उनको फिर रेगुलर बेसिस पे डायलिसिस से पहले उनको क्या की जाती है, ब्लड डोनेशन की जाती है, ताकि उनका जो अनीमिक कंडीशन है उसको क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। क्योंकि अनीमिया के दौरान जो पेशेंट होता है, अनीमिया आपको पता है आरबीसी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी। आरबीसीज़ में हीमोग्लोबिन होती है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। विदाउट आरबीसी देयर इज़ नो लाइफ। इसी तरह आरबीसी जो हैं ये फूड को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रिंग बैक करते हैं लंग्स में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार होता है। तो अनीमिया जो है इसकी क्या है जी, एक कॉम्प्लिकेशंस है, एक सिम्टम है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एनीमिया हो जाता है। मैंने आपको बताया एनीमिया क्यों होता है। एनीमिया इसलिए होता है कि ग्लोमेरुलस के डैमेज हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा जो ब्लड होता है वो यूरिन के साथ रिमूव हो जाता है, और इस तरह आरबीसी की तादाद कम हो जाती है। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? ब्लड प्रेशर इसलिए बढ़ता है कि जब नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड से रिमूव नहीं होते तो यूरिया है, क्रेटिनिन है, हाइपोरिक एसिड है, सॉल्ट्स की मिकदार बढ़ जाती है, तो उससे ब्लड क्या हो जाता है जी, कंसनट्रेटेड हो जाता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर क्या हो जाता है जी, बढ़ जाता है। इसके अलावा जो बाकी अलामात हैं उनमें हमारे पास वेट लॉस है, वज़न कम हो जाता है, वोमिटिंग होती है, नोज़िया मीन्स ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एंटी पेरिस्टालसिस नहीं होती। वोमिटिंग को हम एंटी पेरिस्टालसिस के तौर पे डिफ़ाइन करते हैं कि किसी भी वजह से जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल की जो मस्कुलरस लेयर है उसकी मूवमेंट जो हैं वेव लाइक मूवमेंट्स होती हैं, जो कि फूड को क्या करती हैं जी, माउथ से डाउनवर्ड्स एलिमेंट्री कैनाल में क्या करती हैं जी, पुश करती हैं। लेकिन किसी भी वजह से जब ये वेव लाइक जो मूवमेंट्स हैं ये अगर रिवर्स हो जाएं तो दीज वेव लाइक मूवमेंट्स विच कैरी द फूड फ्रॉम माउथ टू द रेक्टम, दिस इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। इन मूवमेंट्स को क्या कहा जाता है, पेरिस्टालसिस। तो बाज़ दफ़ा पेरिस्टालसिस रिवर्स हो जाते हैं, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं जी, एंटी
पेरिस्टालसिस। एंटी पेरिस्टालसिस में क्या होता है, फूड इंटेस्टाइन से स्टोमक से होते हुए एसोफेगस से होते हुए बाहर आ जाती है। जबकि जो वोमिट जो नोजिया होती है इसमें एंटी पेरिस्टालसिस नहीं होती, जस्ट वोमिटिंग लाइक फीलिंग होती है, जिसको हम अपनी ज़बान उर्दू में मतली भी कहते हैं। मतलब के आती है लेकिन उल्टी होती है, के होती नहीं है। उसके बाद ये ब्लड इन यूरिन, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब ग्लोमेरुलस डैमेज हो जाती हैं, ग्लोमेरुलस की वॉल डैमेज हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा जो ब्लड होता है वो यूरिन के साथ बॉडी से निकल जाता है, लॉस हो जाता है, और इसकी वजह से ही उनको क्या होता है जी, एनीमिया होता है। अब दूसरी बात है कि किडनी क्या करते हैं जी, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। मींस ब्लड के अंदर या बाकी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को हमेशा बरकरार रखते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, होम्योस्टेसिस का काम करते हैं। लेकिन जब नेफ्रॉन जो होते हैं, जब ये किडनी के फंक्शनल यूनिट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो रीनल ट्यूब्यूल जो होती हैं नेफ्रॉन की, वो प्रॉपरली ऑस्मो रेगुलेट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से बॉडी फ्लूइड जो होता है, ब्लड और बाकी जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, उनकी अंदर फ्लूइड की मकदार बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है जी, स्वेलिंग होती है। आपने अमूमन देखा होगा किसी भी अपने रिलेटिव को या रीनल फेलियर के पेशेंट को कि इनकी लेग्स, फीट और फेस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं जी, सूज जाते हैं। तो स्वेलिंग होती है लेग्स में, फीट में और फेस में। किसकी वजह से होती है कि जब गुर्दे प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते, प्रॉपर फंक्शन न करने की वजह से होता क्या है कि बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर की जो लेवल है, जो फ्लूइड की लेवल है, फ्लूइड का जो उसके अंदर कंटेंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है जी, आपके लेग्स, फीट और फेस में क्या होती है, स्वेलिंग होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। हमने रीनल फेलियर को पढ़ा है, किडनी फेलियर को पढ़ा है कि किडनी क्या काम करते हैं, और जब किडनी फेल हो जाएं तो उनसे कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, और व्हाट आर द काजेज़ क्या हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। हमने आज रीनल फेलियर, उसके काजेज़, उसके हमने सिम्टम देखे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ट्रीटमेंट देखेंगे कि अगर किसी आदमी के गुर्दे फेल हो जाएं तो उसकी जो ट्रीटमेंट है उसको कैसे सबसे पहले अलाइव रखा जाता है, और उसके बाद उसका जो परमानेंट जो ट्रीटमेंट है वो क्या है। तो अलाइव रखने के लिए, उसको एक ख़ास अरसे तक ज़िंदा रखने के लिए एक ख़ास टेक्निक, एक ख़ास मेथड से उसके ब्लड को आर्टिफिशली क्या किया जाता है जी, फ़िल्टर किया जाता है। उस टेक्निक्स को, उस मेथड को कहते हैं जी डायलिसिस। डायलिसिस जो है, इसमें पेशेंट के जो ब्लड होता है उसको क्या किया जाता है, आर्टिफिशली फ़िल्टर किया जाता है, ताकि उसके बॉडी के अंदर ये जो सिम्टम्स हैं रीनल फेलियर के, या ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उससे उसको बचाया जा सके। किस वक्त तक बचाया जा सके? उस वक्त तक बचाया जा सके जब तक कि किडनी ट्रांसप्लांट ना हो जाए, और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उसको काफ़ी अरसे तक वेट करना पड़ता है। लेक्चर वी हैव स्टडी अबाउट द रीनल फेलियर, व्हाट इज़ रीनल फेलियर, what are the causes of renal failure, and what are the complications which arise from the renal failure. So we have learned about the renal failure that due to certain reasons nephrons are destroyed and stop their function. This condition is called renal failure. कि बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पे नेफ्रॉन जो होते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं किडनी की, वो तबाह हो जाती हैं, और वो अपना काम, जो उनका प्रॉपर काम है, जो उनका मखसूस काम है, खून को क्या करना, फ़िल्टर करना, खून को साफ़ करना, वो अपना काम परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहती हैं। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं जी, रीनल फेलियर कहते हैं। फिर हमने काजेज़ में देखा, तो हमने देखा कि जो लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ मेलाइटस है, ज़्यादा अरसे अगर किसी आदमी को डायबिटीज़ मेलाइटस रहे और वो प्रॉपर जो है इंसुलिन ना ले, तो उससे उसके जो हाइपर ग्लाइकोमिक ब्लड होता है उससे ग्लोमेरुलस डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन है, तो
तो ये इस तरह लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ सर्टन मेडिसन्स, बहुत सारी जो मखसूस अद्वियात हैं, उनका ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल भी हमारे गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर हमने उसके सिम्टम्स में देखा कि इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं कि अगर कोई किसी आदमी रीनल फेलियर में मुब्तला है तो उसकी जो किडनी होते हैं वो इस काबिल नहीं रहते, उसके नेफ्रॉन जो स्ट्रक्चरल यूनिट हैं कि वो बॉडी में से, बॉडी फ्लूइड में से, ब्लड में से बेकार नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल सकें। तो उससे होता क्या है कि ब्लड के अंदर यूरिया और बाकी जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और बाकी इससे रिलेटेड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, जैसा कि एनीमिया होता है, इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर होता है, सीवियर स्वेलिंग होती है बॉडी फ्लूइड इंक्रीज़ होने की वजह से फेस, लेग्स और फीट के अंदर। तो ये सारी के सारी इसकी क्या हैं जी कंडीशंस हैं। फिर हम देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ समवन और सम पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम रीनल फेलियर, तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ रीनल फेलियर। तो ट्रीटमेंट में हमारे पास दो ट्रीटमेंट हैं इसकी। एक हम कहते हैं जी रीनल डायलिसिस और दूसरी जो है वो क्या है जी किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट। तो रीनल डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट आर द टू ट्रीटमेंट फॉर द रीनल फेलियर। अगर कोई आदमी रीनल फेलियर में मुब्तला है तो उसको दो तरीक़ों से ट्रीट किया जा सकता है। एक तो रीनल डायलिसिस है और दूसरा क्या है जी किडनी ट्रांसप्लांट। अब हम इनको ज़रा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, हम देखेंगे रीनल डायलिसिस। तो रीनल डायलिसिस में क्या किया जाता है, क्लीनिंग किया जाता है किसको, ऑफ ब्लड आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी थ्रू डायलाइजर मशीन। दिस इज कॉल्ड डायलिसिस। अब होता क्या है कि हम बहुत सारे डाइट इनटेक करते हैं, उनमें से जो प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, उनका जब कैटाबॉलिज्म होता है सेल के अंदर तो उससे नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं जी प्रोड्यूस होते हैं और ये बहुत ज़्यादा क्या पॉइजनियस होते हैं, डेंजरस होते हैं। हमारा जो गुर्दा है वो इनको बॉडी से क्या करता है, ब्लड से फ़िल्टर करता है और बॉडी से एक्सक्रीट करता है। लेकिन रीनल फेलियर के जो पेशेंट होते हैं उनका जो किडनी होता है वो ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, जिससे इन नाइट्रोजनस वेस्ट की क्या होती है जी बॉडी के अंदर अकोमोडेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो अब क्या किया जाता है कि रीनल डायलिसिस के अंदर ऐसे पेशेंट के ब्लड को बॉडी से बाहर एक मसनूई गुर्दे यानी डायलाइजर मशीन के ज़रिए क्या किया जाता है जी क्लीन किया जाता है। और इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को, हम इस मेथड को क्या कहते हैं जी रीनल डायलिसिस कहते हैं। रीनल डायलिसिस इज़ a technique, is a method, is a process in which the blood of the patient is cleaned outside the body through an artificial kidney called dialyzer machine। तो डायलाइजर मशीन के ज़रिए, आर्टिफिशियल किडनी के ज़रिए पेशेंट के खून का उसकी बॉडी से बाहर या नेफ्रॉन से बाहर क्लीन होना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रीनल डायलिसिस कहलाता है। क्लीनिंग ऑफ द ब्लड या द टेक्निक्स इन विच द ब्लड ऑफ द पेशेंट is cleaned, is filtered outside the body through a artificial kidney or dialyzer machine is called renal dialysis। तो renal dialysis आगे इसकी दो टाइप्स हैं जी। एक को हम कहते हैं जी हीमोडायलिसिस और दूसरे को हम क्या कहते हैं जी पेरिटोनियल डायलिसिस। तो
हीमोडायलिसिस में क्या किया जाता है, हीम स्टैंड फॉर ब्लड, डायलिसिस क्लीनिंग है जी, क्लीनिंग ऑफ ब्लड आउटसाइड द बॉडी। तो उसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो रीनल फेलियर के जो पेशेंट हैं उनके ब्लड को लिया जाता है, ब्लड इज़ टेकन फ्रॉम द आर्टरी ऑफ पेशेंट। फिर उसको क्या किया जाता है जी, देन इट इज़ पास, गुजारा जाता है थ्रू ए पंप एंड देन इट इज़ सर्कुलेटेड, इसको सर्कुलेट किया जाता है थ्रू ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स whose walls are thin and porous just like glomerulus। फिर outside the tubes, outside इन ट्यूब्स या इस सिस्टम के आउटसाइड क्या होता है, एक ख़ास किस्म का फ्लूइड सर्कुलेट करता है और इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं जी, डायालाइसेट भी बोलते हैं, या इसका एक और नाम है, इसको डायालाइज़र फ्लूइड भी बोलते हैं। ये क्या करता है जी, इसके इर्द गिर्द ये सर्कुलेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप इसको इजीली देख सकते हैं कि ब्लड जो है वो पेशेंट की आर्टरी से क्या किया इन्होंने, लिया है और इसको एक पंप से गुजारा है और पंप के बाद उसको ये जो आपको रेड कलर की जो आपको ये ट्यूब सी नज़र आ रही हैं, ये एक पूरा सिस्टम है ट्यूब्स का जिनकी जो वाल्स होती हैं वो बिल्कुल ग्लोमेरुलस की तरह थिन भी होती हैं और पोरस भी होती हैं। अब ब्लड इन ट्यूब्स के अंदर क्या करता है जी, सर्कुलेट करता है और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है कि इस ट्यूब्स के इर्द गिर्द एक ख़ास किस्म का फ्लूइड होता है जिसको हम क्या कहते हैं जी, डायालाइज़र फ्लूइड भी कहते हैं या डायालाइसेट भी कहते हैं। एक बात याद रखनी है कि अब होता क्या है कि आपका जो ब्लड होता है, ब्लड और जो डायालाइसेट यानी ये जो फ्लूइड होता है जो कि डायलाइज़र मशीन के अंदर सर्कुलेट करता है, इसके जो कंपोजिशन होती है वो बिल्कुल सेम होती है। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन, साल्ट्स की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन, प्रोटीन्स की बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब की कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल होती है, सवाए नाइट्रोजनियस वेस्ट लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन, हाइपोरिक एसिड, इनकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर क्या होती है जी, एक्सेस होती है, ज़्यादा होती है, जबकि इधर बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। तो आपने एक प्रोसेस पढ़ा है उसको हम कहते हैं डिफिन। तो आपने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ज़्यादा अर्तकाज़ वाली जगह से कम अर्तकाज़ वाली जगह की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब होता क्या है कि ब्लड के अंदर यूरिया, क्रिएटिनिन, हाइपोरिक एसिड यानी नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा होते हैं। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लड किधर होता है जी, सिस्टम ऑफ ट्यूब्स के अंदर क्या करता है जी, सर्कुलेट, इन ट्यूब्स के अंदर सर्कुलेट करता है। जबकि डायलाइज़र फ्लूइड किधर होता है जी, ट्यूब्स के इर्द गिर्द जो पूरा चैनल होता है उसके अंदर क्या चीज़ होती है जी, डायलाइज़र फ्लूइड होता है या डायलाइसेट होता है। अब डायलाइसेट और ब्लड की जो कंसंट्रेशन होती है, हर एक चीज़ की कंसंट्रेशन इक्वल होती है ताकि कोई डिफियन ना हो। लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में होते हैं, डायलाइसेट में नहीं होते। तो क्या होता है, अब यहाँ से ब्लड से जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो डिफियन के ज़रिए इस ट्यूब्स की जो मेम्ब्रेन होती हैं उनसे गुजर कर किधर आ जाते हैं जी, इस फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं और इस तरह ब्लड क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। तो हीमोडायलिसिस जो है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है,
हीमोडायलिसिस में ब्लड को आउटसाइड द बॉडी, पेशेंट की बॉडी के बाहर एक आर्टिफिशियल किडनी या डायलिसिस मशीन के अंदर क्या किया जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है। इस प्रोसेस को अगर आप इसके सेटअप को देखें तो सबसे पहले आपके पास क्या है जी, एक डायलिसिस मशीन है। दिस इज़ ए सिंपल डायग्राम ऑफ डायलिसिस मशीन। इसमें क्या होता है कि ब्लड आर्टरी से लिया जाता है और उसको पंप से गुजारा जाता है। अब ये जो पंप है, इस पंप का जो फंक्शन है वो ये है, एक तो ये क्या करती है जी, ब्लड प्रेशर को क्या करेगी, कम करेगी, ताकि ब्लड ज़्यादा देर लगाए, ठीक है, इन ट्यूब्स में से गुजरने का जो दौरानिया हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और इसकी सर्कुलेशन की रफ्तार आहिस्ता हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले कि ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट डायलिसिस फ्लूइड के अंदर चले जाएं। ठीक है, एक बात तो ये क्या है कि ब्लड प्रेशर को कम करता है और दूसरा ये क्या करता है जी, टेम्परेचर को भी क्या करता है, कम करता है। ठीक है, टेम्परेचर कम करने से भी जो मूवमेंट्स होती है मालिक्यूल की वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर ख़ास किस्म की एंटी कोआगुलेंट प्रोटीन ऐड की जाती हैं, जैसा कि हेपारीन जो कि ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देती। क्योंकि देखो, ब्लड का जब टेम्परेचर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि खून क्या हो जाए, इन ट्यूब्स के अंदर खून क्या हो जाए, जम जाए। लेकिन उसके अंदर, ठीक है, 3 काम किए जाते हैं। पंप के 3 फंक्शंस हैं। पहला क्या है कि ब्लड प्रेशर को कम किया जाए ताकि ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो क्या हो जी, कम से कम हो। दूसरा क्या है जी, टेम्परेचर को कम किया जाए ताकि ब्लड का जो फ्लो रेट है वो स्लो हो जाए। और थर्ड वन जो है कि इसके अंदर कोई ऐसी एंटी कोगुलेंट प्रोटीन या मेडिसिन इसके अंदर इंटर की जाए ताकि ब्लड जब इन ट्यूब्स के अंदर कम टेम्परेचर कम प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा हो तो ये कोगुलेट ना हो सके, ये जमे नहीं। उसके बाद फिर जब ब्लड इन ट्यूब्स में से सर्कुलेट करता है, जिसके इर्द गिर्द आपके पास एक ख़ास किस्म का फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं जी, डायलाइसेट या डायलाइजर फ्लूइड कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो डायलाइसेट बनाया जाता है या ये जो डायलाइजर फ्लूइड बनाया जाता है, इसकी कंसंट्रेशन को बिल्कुल इक्वल रखा जाता है, बिल्कुल सेम रखा जाता है किसके, ब्लड के। कौन कौन सी चीज़ें, जितनी भी ब्लड के अंदर सारी चीज़ें होती हैं जो कि इन पोरस वॉल को क्रॉस कर सकती हैं या जिनमें डिफियन हो सकता है, एक्सेप्ट फ्रॉम द ब्लड सेल्स या जो सॉलिड पार्ट है ब्लड का, इसमें अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इसके अलावा ग्लूकोज है, सॉल्ट्स हैं, सारी की वाटर है, सारी की सारी चीज़ों की कंसंट्रेशन इक्वल रखी जाती है, मास वाई एक्सेप्ट ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जबकि इस डायलाइसेट फ्लूइड या डायलाइजर फ्लूइड के अंदर कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। तो बाकी आपको खुद पता है कि क्या होगी भाई, डिफियन होगी। क्या करेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट के जो मॉलिक्यूल हैं जैसा कि यूरिया, क्रिएटिनिन, हाइपोरिक एसिड ब्लड से निकल कर इन ट्यूब्स की वॉल और पोरस वॉल से होते हुए किधर आ जाएंगे जी, डायलाइजर फ्लूइड में आ जाएंगे। और फिर डायलाइजर फ्लूइड को क्या किया जाता है जी, एक कलेक्टिंग फ्लास्क के अंदर क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। क्यों कलेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो डिफियन होती है वो उस वक्त तक होती है जब दो प्लेसेस के अंदर प्लेस ए और प्लेस जो बी होती है, 2 जगहों के दरमियान मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन में डिफरेंस की बुनियाद पे होती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यूरिया इधर 100% है, इधर 0% है, तो यूरिया के मॉलिक्यूल इधर से इधर आएंगे, मीन ब्लड से किधर जाएंगे जी, इस फ्लूइड के अंदर जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी क्या होगा, कंसंट्रेशन इक्वल होती जाएगी। जैसा कि इधर 100 थी तो इधर 70 हो जाएगी, इधर 30 हो जाएगी, फिर इधर 50 हो जाएगी, इधर भी 50। ये वक्त होगा जब डिफियन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। मींस
कंसंट्रेशन इधर भी इक्वल है, इधर भी इक्वल है। तो अब क्या किया जाता है, हीमोडायलिसिस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इसके साथ क्या होता है जी, कांस्टेंट मुस्तकिल क्या होता है, जब तक ये डायलिसिस प्रोसेस जारी रहता है कांस्टेंट सप्लाई रहती है। जो फ्रेश डायलिसेट है उसको इनलेट किया जाता है और जो यूज डायलिसेट है उसको क्या किया जाता है जी, उसको रिमूव किया जाता है। तो इस तरह ब्लड जो होता है वो 100% क्या होता है जी, प्योरीफाई यानी फ़िल्टर हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि देर आर सम बेनिफिट्स ऑफ हीमोडायलिसिस। तो उसमें से एक जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 100%। मतलब क्या है कि ब्लड 100% क्या होता है जी, क्लीन होता है। किस वजह से क्लीन होता है, ड्यू टू द कांस्टेंट या कंटिन्यू इनलेट एंड आउटलेट ऑफ डायलाइसेट। जो फ्लूइड होता है उसको मुस्तकिल बुनियाद पे इनलेट किया जाता है और आउटलेट किया जाता है। क्यों, क्योंकि डिफियन जो होती है वो कंसंट्रेशन की बेस पे होती है। जब आधा जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं तो फर्दर आपके पास उसकी मूवमेंट नहीं होती। तो इस वक्त ये क्या करते हैं, जो यूज डायलिसेट होता है उसको रिमूव करते हैं और उसकी जगह नया डायलिसेट क्या करते हैं, इनलेट करते हैं। फर्दर क्या होती है जी, फिल्ट्रेशन होती है। तो यूं ब्लड को 100% क्या किया जा सकता है, क्लीन किया जा सकता है। अब आफ्टर उसके बाद क्या किया जाता है, जब ये डायलिसिस या हीमोडायलिसिस का प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है जी, इस ब्लड को अगेन एक पंप से गुजारा जाता है। पंप के जो फंक्शन है वो ये हैं कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ब्लड प्रेशर तक लेके आना, ठीक है, प्रेशर को बढ़ाना। उसके अलावा टेम्परेचर जो है उसको नॉर्मल करना 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और थर्ड वन जो क्या है कि इसके अंदर कोई कोआगुलेटिंग प्रोटीन ऐड करना। अब ब्लड की थिकनेस को बढ़ाने के लिए इसके अंदर कोई भी कोआगुलेटिंग फैक्टर क्या कर दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं। तो फिर क्या होता है, इसको एक और ट्यूब के ज़रिए वापस पेशेंट की वेन के अंदर क्या किया जाता है जी, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो इस तरह हीमोडायलिसिस के ज़रिए किसी भी एनिमल्स क्या कहते हैं जी, किसी भी पेशेंट के रीनल फेलियर के पेशेंट को क्या किया जाता है कि ब्लड को बॉडी से बाहर क्या फ़िल्टर किया जाता है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हीमोडायलिसिस एक ऐसा डायलिसिस है जिसमें पेशेंट के ब्लड को उसके किडनी से, उसकी बॉडी से बाहर एक डायलिज़र मशीन या आर्टिफिशियल किडनी के अंदर क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है। अगर इस डायलिज़र मशीन या इस डायलिज़र किडनी की अगर हम अरेंजमेंट देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, दो इसके पार्ट होते हैं। एक इसके अंदर क्या होता है जी, सिस्टम होता है ख़ास ट्यूब्स का जिसकी दीवारें बारीक और पोरस होती हैं, बिल्कुल ग्लोमेरुलस की तरह। और उसके इर्द गिर्द जो है वो एक ख़ास किस्म के चैनल्स होते हैं जिनके अंदर डायलिसेट या डायलिज़र फ्लूइड क्या करता है, सर्कुलेट करता है। तो जब ब्लड इन ट्यूब्स के अंदर सर्कुलेट करता है तो उस दौरान ब्लड से जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो डायलिसेट या डायलिज़र फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं और इस तरह ब्लड को क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है। अब इसके बेनिफिट ये हैं कि इसकी एफिशिएंसी 100% है। अब इसके अगर आप डिसएडवांटेज की बात करो तो ये है कि पेशेंट मस्ट बी हॉस्पिटलाइज, उसको ये टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है और इसके साथ साथ ये घर पर नहीं हो सकता, ये रोज़मर्रा के डोमेस्टिक एक्टिविटी के साथ साथ नहीं हो सकता, बल्कि इस आदमी को लाजमी तौर पे क्या होना पड़ेगा, हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है जी वो क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस सेकेंड वन जो है जी हमारे पास वो क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस। एब्डोमेन के अंदर, एब्डोमेन हमारे बॉडी के 3 पार्ट हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इसके अंदर हमारा जो गट है या एलिमेंट्री
केनाल है उसके इर्द गिर्द एक ख़ास किस्म की स्पेस है, एक कैविटी है जिसको हम क्या कहते हैं जी, पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। और इस कैविटी की जो वॉल्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं जी, पेरिटोनियम बोलते हैं। तो ये बात याद रखनी है, पेरिटोनियल डायलिसिस है क्या है, तो विद इन द एब्डोमेन कैविटी अराउंड द गट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल a space is present which is called peritoneal cavity. The walls of the peritoneal cavity are called peritoneum. उनको क्या कहा जाता है जी, पेरिटोनियम। और पेरिटोनियम के अंदर बहुत बड़ी मिकदार में, लार्ज नंबर में हमारे पास क्या होते हैं जी, ब्लड वेसल्स होते हैं, खून की क्या होती हैं जी, वेसल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं दिस इज़ एब्डोमेन, ये क्या है जी, एब्डोमेन है। दीज आर एलिमेंट्री कैनाल, अराउंड द एलिमेंट्री कैनाल स्पेस जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं जी, पेरिटोनियल कैविटी। और इसकी जो वॉल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं जी, पेरिटोनियम। अब यहाँ पे ये जो पेरिटोनियम होती हैं, इधर क्या होती हैं जी, बड़ी मिकदार में क्या ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। अब किया क्या जाता है कि एक कैथीटर के ज़रिए क्या किया जाता है, इसके एंड पे पंप लगा होता है, इनलेट पंप होता है, डायलेजर फ्लूइड को क्या किया जाता है, इंटर किया जाता है इन द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी में इसको क्या किया जाता है जी, इंटर किया जाता है। पेरिटोनियल कैविटी की जो वॉल्स होती हैं उनको पेरिटोनियम कहते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी मिकदार में ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जब ये डायलिसेट या डायलेजर फ्लूइड इधर आता है तो होता क्या है कि ब्लड में से ब्लड जब पास होता है इन ब्लड वेसल से, पेरिटोनियम की वॉल के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, तो यहाँ से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ब्लड के अंदर वो सारा का सारा इस डायलेजर फ्लूइड के अंदर आ जाता है। एक ख़ास वक्फे के बाद 2-3-4 घंटों के बाद इसको एक और पंप के ज़रिए क्या किया जाता है, इस पंप के ज़रिए इसको आउटलेट किया जाता है, इसको बाहर निकाला जाता है, सक आउट किया जाता है, ठीक है। और डायलेजर जो यूज डायलेजर होता है इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो यूँ पेशेंट का जो ब्लड होता है वो क्या होता है जी, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पेरिटोनियम वॉल की जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनसे डायलेजर फ्लूइड के अंदर क्या हो जाता है जी, क्लीन या फिल्टर हो जाता है। तो इसकी एफिशिएंसी 50% है, 50% है। वजह क्या है कि देखो इसमें कांस्टेंट इनलेट और आउटलेट नहीं है। वही डायलिसेट एक बार आप क्या करते हो, इंजेक्ट करते हो, वो उसकी बॉडी के अंदर रहता है और सिर्फ 50% जो आपके पास यूरिया है, क्रिएटिनिन है और बाकी जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वही सिर्फ मूव करते हैं इनटू द डायलेजर फ्लूइड। क्योंकि जब 50% डायलेजर फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे तो 50% ब्लड के अंदर होंगे, तो जब कंसंट्रेशन में डिफरेंस नहीं होगा तो कोई डिफिशन नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपसे कोई भी पूछे कि इन दो में से कौन सा डायलिसिस ज़्यादा एफिशिएंट है, तो आपने बताना है कि जो हीमोडायलिसिस है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, उसकी एफिशिएंसी 100% है, क्योंकि उसके अंदर कांस्टेंट सप्लाई होती है, कांस्टेंट इनलेट और आउटलेट होता है डायलिसेट का। जबकि इधर डायलिसेट को एक ही बार इंजेक्ट किया जाता है और वो बॉडी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रहता है। और पेरिटोनियम की जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन से क्या होता है जी, नाइट्रोजनस वेस्ट इस डायलिसेट के अंदर आते हैं और फिर जब एक ख़ास वक्फे के बाद इसको क्या कर लिया जाता है, सक आउट कर लिया जाता है। और उसको जब कभी भी पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है तो वो नया डायलिसेट पंप के साथ अटैच कर देगा और उसको क्या करेगा, सक इन कर देगा, फिर वो प्रोसेस होगा। इसका फ़ायदा ये है कि आदमी जो है वो रूटीन के काम भी कर सकता है, साथ रोज़मर्रा के काम भी कर सकता है, साथ साथ वो अपना डायलिसिस भी कर सकता है, उसको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन नुकसान ये है इसका कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो क्या है जी, बहुत ज़्यादा कम है। 50% यूरिया और क्रिएटिनिन और दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट ही बॉडी से रिमूव हो सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। वी हैव डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। तो हमने डायलिसिस देखा,
डायलिसिस में हमने टाइप्स ऑफ डायलिसिस देखे, हीमोडायलिसिस को हमने डिटेल से देखा, पेरिटोनियल डायलिसिस को देखा। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में हमने चंद एक चीज़ें देखी कि हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें हमारे जो गट है या एलिमेंट्री कैनाल है उसके इर्द गिर्द जितनी भी स्पेस है, जो कैविटी है, उसको हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। पेरिटोनियल कैविटी इज़ लाइंड बाय वॉल्स विच आर थिन मेम्ब्रेन, एक पतली सी बारीक सी झिल्ली होती है, एक उसकी जो वॉल्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं जी, पेरिटोनियम कहते हैं। और पेरिटोनियम जो है इसमें बहुत बड़ी मकदार में ब्लड वेसल्स होते हैं। ये बेनिफिट को यूज़ करते हुए इसको हम डायलिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा वॉल्यूम वाटर का इधर क्या करता है जी, सर्कुलेट करता है। तो हम क्या करते हैं, एक कैथीटर को ऑपरेशन के ज़रिए, सर्जरी के ज़रिए पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हम क्या कर देते हैं जी, इंटर कर देते हैं, जिसके एंड पर एक पंप लगा होता है और उस पंप के साथ हम डायलिसेट जो कि बाज़ार से, मेडिकल स्टोर वगैरह से अवेलेबल होता है, उसको हम परचेज़ करते हैं और उस पंप के साथ उसको अटैच करके उसको इनलेट किया जाता है। ये डायलिसेट या डायलाइज़र फ्लूइड जिसकी कंपोजिशन ऑलमोस्ट इक्वल टू ब्लड होती है, मास वाई नाइट्रोजनस गैस के जो ब्लड में होते हैं इसमें नहीं होते, ताकि डिफियन के प्रोसेस को फैसिलिटेट किया जा सके। तो जो ये डायलिसेट पेरिटोनियल कैविटी में स्टे करता है तो होता क्या है कि पेरिटोनियम जो कि वॉल्स होती हैं पेरिटोनियल कैविटी की, जहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं, तो वहाँ से ब्लड से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है 50% जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस डायलिसेट फ्लूइड के अंदर या इस डायलिसेट या डायलाइज़र फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं और एक ख़ास वक्त के बाद इसको क्या किया जाता है, पंप के ज़रिए सक आउट किया जाता है और इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। जब कभी भी पेशेंट को ज़रूरत होती है वो ख़ुद से अपना डायलिसिस कर सकता है, उसको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ द पेरिटोनियल डायलिसिस। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।